नमस्कार मित्रों, मैं राहुल लाल। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के बाद देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र को, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और वहां पे चुनावी सरगर्मी इस समय काफ़ी तेज है। पिछले माह महाराष्ट्र में फिल्म एक्टर गोविंदा ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया। अगर चुनाव से पहले मित्र कोई अगर किसी पार्टी में शामिल हो रहा है तो उसके क्या मतलब लगाए जाएंगे। स्पष्ट है कि गोविंदा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से टिकट लेकर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ना चाह रहे थे। पूरे इस मामले को समझने से पहले थोड़े महाराष्ट्र के राजनीतिक स्थिति को समझते हैं। महाराष्ट्र में इस समय अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है। एक शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे के पार्टी में सेंधमारी करके उनके पार्टी को दो हिस्से में तोड़ दिया था और वहाँ से एकनाथ शिंदे बाहर आ गए थे शिवसेना पार्टी से, और उन्होंने दूसरी उनकी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की पार्टी बन गई थी और इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति है। अर्थात एकनाथ शिंदे एनडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जबकि उद्धव ठाकरे शिवसेना उद्धव ठाकरे वो कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस पूरे स्थिति में चुनाव आयोग की जो भूमिका रही थी वह भूमिका बड़े संदेह के घेरे में रही थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने असली शिवसेना का मोहर शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के ऊपर लगा दिया था, जो इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के मुहाने पे है और महाराष्ट्र में जनता की लोकप्रियता और विशेषकर देश की जो आर्थिक राजधानी है, जो महाराष्ट्र की भी राजधानी है मुंबई शहर में शिवसेना की लोकप्रियता काफ़ी ज़बरदस्त पहले से रही है। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि जहाँ जहाँ पहले शिवसेना काफ़ी लोकप्रिय थी वहाँ आज वो लोकप्रियता किस समूह के पास है, शिवसेना एकनाथ शिंदे या फिर उद्धव ठाकरे के बीच में। उन सब जगहों पे, अधिकांश जगहों पे मित्रों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लोकप्रियता काफ़ी ज़बरदस्त है। भले ही चुनाव आयोग ने असली ग्रुप एकनाथ शिंदे ग्रुप को दिया हो, लेकिन जनता का पूरा प्यार शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए सुपर गुड गवर्नेंस दिया महाराष्ट्र के लोगों को, चाहे कोरोना काल से निपटने के मामले हो, तमाम जो उनके निर्णय थे, एक उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। और जब से वो सत्ता से हटे, उनके पार्टी को तोड़ा गया, तब से वो लगातार जनता के द्वार के साथ, जनता के साथ लगातार संपर्क में भी हैं। यह एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इन राजनीतिक पृष्ठभूमि के बीच में गोविंदा ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को ज्वाइन किया था और उनके ये चर्चा तभी से शुरू हो गई थी जब उन्होंने शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के जो एक प्रवक्ता हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी। और उस मीटिंग के बाद से ही पिछले माह ये कयास लगाए जा रहे थे कि गोविंदा जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से। गोविंदा की फिल्मी कैरियर अगर हम लोग देखें तो वो 2019 में उन्होंने कोई आखिरी एक फिल्म की थी और वर्तमान में कोई फिल्म जगत में वो सक्रिय नहीं है, तो वो फिल्मी कैरियर उनका डाउन था। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक के एक अवसर वो तलाशने के लिए आए हों यहाँ पे। लेकिन सबसे मूल संकट की स्थिति क्या बन गई मित्रों, जो हम लोगों का आज विषय वस्तु है, कि जिस उत्साह के साथ गोविंदा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए, वह उत्साह उनका जल्द ही ठंडा हो गया जब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम के सीट से लड़ने के लिए कह दिया। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त लोकप्रियता है शिवसेना की। और उस जगह पे जो उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट है, वहाँ पे अभी जो सांसद हैं मित्रों वो है गजानन कीर्तिकर। गजानन कीर्तिकर जब डिवाइड हुआ शिवसेना में, तो जो वर्तमान सांसद गजानन कीर्तिकर हैं वो शामिल हुए थे एकनाथ शिंदे ग्रुप में, तो उनके चुनाव लड़ने की संभावना थी एकनाथ शिंदे ग्रुप से। लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर, उसे शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने समूह में शामिल कर लिया। तब उस स्थिति में
एकनाथ शिंदे जो है कि मुसीबत में फंस गए। एकनाथ शिंदे ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो मुंबई उत्तर पश्चिम में उम्मीदवार कहां से चुन के लाएं। उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और वैसे स्थिति में उनकी नज़र जाती है गोविंदा के ऊपर, और वो गोविंदा को जो है कि पार्टी में शामिल कराते हैं। लेकिन गोविंदा को जैसे ही यह समझ में आया कि उन्हें मुंबई उत्तर पश्चिम से लड़ना है, तो गोविंदा को चुनाव लड़ने से पहले ही संकट की स्थिति पता चल गई। आप लोग मित्रों जानते हैं कि फिल्म क्षेत्र में गोविंदा जी कम से कम उन्होंने 165 बड़ी फिल्में उन्होंने की हैं, और उनके कई फिल्मों के नाम जैसे कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, ये तमाम जो नंबर 1 वाली फिल्में उनकी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्में रहीं। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में गोविंदा 20 साल बाद पुनः मात खा गए यहाँ पे, चूँकि उन्हें पहले ही समझ में आ गया कि यहाँ कोई नंबर 1 की स्थिति तो छोड़ दीजिए, मुंबई उत्तर पश्चिम में नंबर 1 तो क्या, उनका हारना पहले ही उन्होंने तय देख लिया। उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता से गोविंदा डर गए, और डरने के कई बड़े और भी कारण रहे। क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष थे, और 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से गजानन कीर्तिकर जी को 66% वोट आए थे, 66%। और वहीं कांग्रेस के संजय निरुपम को 33% वोट आया था। उन्हें बता रहा था कि भाई गजानन कीर्तिकर की लोकप्रियता कितनी ज़्यादा थी, और शिवसेना एकनाथ शिंदे बिल्कुल मुतमईन थे कि उन्हें कोई अब दिक्कत नहीं है गजानन कीर्तिकर के होते हुए। लेकिन जब गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को शिवसेना उद्धव गुट ने टिकट दे दिया, तो गजानन कीर्तिकर ने फिर इस सीट से लड़ने के लिए मना कर दिया कि वो अपने ही बेटे के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेंगे। तभी गोविंदा को खोजा गया था, और गोविंदा इस संकट को समझ गए कि मुंबई उत्तर पश्चिम लड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुंबई उत्तर पश्चिम तो छोड़ दीजिए, तमाम जगहों पे इस समय महाराष्ट्र में कहीं न कहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एक आंधी जैसी स्थिति चल रही है। इस स्थिति में उन्हें उम्मीद थी कि कोई एक सुरक्षित सेफ सीट उन्हें मिल पाएगा और वो सांसद बन सकेंगे। हालांकि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतना तमाम अलग अलग मामलों को लेकर काफ़ी मुखर रहते हैं। दाऊद इब्राहिम को लाने की तमाम बातें ये लोग करते रहते हैं, बीच बीच में आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन एक और रोचक कहानी मैं बताना चाहूँगा गोविंदा से जुड़ी हुई, कि जब गोविंदा ने 2004 में भी राजनीतिक कैरियर में उन्होंने प्रवेश किया था, और 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी एक कद्दावर नेता को उन्होंने हराया था, राम नाईक जी को। और राम नाईक केवल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नहीं है मित्रों, राम नाईक पूर्व राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है चरैवेति चरैवेति। इस किताब में नाईक जी ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर किस्म के आरोप गोविंदा के ऊपर उन्होंने लगाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि गोविंदा के दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन थे। ये मेरे आरोप नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता के आरोप है कि दाऊद इब्राहिम के साथ गोविंदा के बहुत घनिष्ठ कनेक्शन। हालांकि गोविंदा ने उस समय इसका खंडन किया था। वो कांग्रेस के टिकट पे 2004 से 2009 तक वो सांसद रहे थे, और उनका रिकॉर्ड इतना खराब रहा था कि वो सदन में कब उपस्थित होते थे वो गोविंदा जी को ही पता होगा। पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछे थे। तो एक सांसद के रूप में शून्य बटे सन्नाटा उनका प्रदर्शन रिकॉर्ड था। उनके ऊपर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नाईक जी ने खुद आरोप लगाए थे कि वो डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध रखते हैं। फिर बीजेपी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपने सहयोगी दल एकनाथ शिंदे के ऊपर कोई रोक टोक नहीं कर रहे थे कि आप क्यों गोविंदा को टिकट देना चाहते हैं, क्यों गोविंदा को पार्टी में लड़ाना चाहते हैं। तो बीजेपी के ऊपर जो तमाम आरोप लगते हैं कि विपक्ष के में अगर कोई व्यक्ति हो तो तमाम आरोप लगाइए, लेकिन जब वो आपके धड़े में शामिल होकर कुछ करने का प्रयास कर रहा हो तो फिर वैसे में वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। हालांकि जब गोविंदा से सवाल पूछा गया कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, अब गोविंदा जी ने अपने बयान बदल दिए। हालांकि उन्होंने बयान खुल के नहीं दिए थे, लेकिन मैं पहले ही मित्रों आप सबों से पूछ रहा हूँ कि चुनाव के मुहाने पे कोई राजनीति में कोई दल क्यों ज्वाइन करेगा। गोविंदा कह रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे के दल को उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया है कि वो इसमें चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे के समर्थन में, उस दल के समर्थन में। मित्रों, मैं उदाहरण देता हूं आप लोगों को, आप लोग भी दर्शक हैं, हमारे सुधी जन वाले दर्शक हैं आप लोग। किसी को अगर चुनाव प्रचार करना हो किसी पार्टी के लिए, तो उसमें उस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। हम लोगों ने पिछले कई लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है,
अगर फिल्म जगत की अभी हम लोग गोविंदा की बात कर रहे हैं, बात सलमान खान की कर ली जाए। ऐसा देखा गया है कि सलमान खान किसी लोकसभा सीट पे कहीं कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी के लिए भी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अगर उनके कोई मित्र हैं, उनके कोई मित्र अगर भारतीय जनता पार्टी में कहीं पे हैं तो उसके लिए भी चुनाव प्रचार करते हुए उन्हें देखा गया है। तो चुनाव प्रचार करने के लिए पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत कहाँ है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। गोविंदा समझ गए थे, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गोविंदा समझ चुके थे कि उद्धव ठाकरे के लोकप्रियता के सामने में वो मुंबई में अगर एकनाथ शिंदे ग्रुप से लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। वो ये समझ चुके थे गोविंदा कि असली शिवसेना, भले ही चुनाव आयोग कुछ और माने, लेकिन जनता अगर असली शिवसेना किसी को मान रही है तो शिवसेना उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है। और वो ये भी चीज़ समझ गए, जल्दी समझ गए कि शिवसेना एकनाथ शिंदे समूह जरूर जो है कि अभी वो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव आयोग ने उनके ऊपर असली का मुहर लगाया है, लेकिन जनता की नज़र में वो नकली शिवसेना है। इस समय रहते हुए ही असली और नकली के भेद को वो समझ गए। और जो भी व्यक्ति होशियार होगा तो वो स्पष्ट है कि नकली में वो दम और ताकत नहीं होती कि वो असली से टक्कर ले सके। इसलिए नकली शिवसेना में शामिल होकर गोविंदा असली शिवसेना से टक्कर नहीं ले सकते थे, और ऐसे में उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय टाल दिया। और उनके इस निर्णय टालने के बाद से अब तक की क्या स्थिति है मित्रों? स्थिति यह है कि एकनाथ शिंदे समूह अब तक उस सीट के लिए जहां से कि अमोल कीर्तिकर चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई उत्तर पश्चिम सीट, वहां से अब तक अपने कैंडिडेट नहीं ढूंढ सक रही है। उनको बड़ा रोचक लग रहा था कि कहीं पिता पुत्र की लड़ाई देखने के लिए मिलेगी, और वहां पे भी ईडी का दुरुपयोग हुआ। जैसे ही अमोल कीर्तिकर ने घोषणा की कि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके विरुद्ध खिचड़ी घोटाले का एक मामला खोलकर ईडी की छापेमारी शुरू कर दी गई। तो खैर ईडी की कहानियां तो हम लोग तमाम जगह पे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य चर्चा का विषय वस्तु था कि नकली शिवसेना में शामिल होने वाले गोविंदा असली शिवसेना के महानायक उद्धव ठाकरे से डर गए। धन्यवाद मित्रों।